हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई लघु उत्तरीय प्रश्न का अगला पार्ट को देखेंगे। इस सीरीज में हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से पूछेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले 2023 में, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों, क्लास को आप बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास में भी हम लोग 2011 से 2022 तक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सभी प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप ये सभी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं ना दोस्तों, तो आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, और दोस्तों ये सभी प्रश्न का उत्तर जो है ना बिल्कुल यहाँ पे संक्षेप में बताया गया है। यहाँ पे सिंपल भाषा, अपना भाषा में यहाँ पे उत्तर को लिखा गया है। ठीक है, तो अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए दोस्तों, और क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होती रहती है। और दोस्तों, क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे आज के फर्स्ट प्रश्न के साथ। उससे पहले जो विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और इस क्वेश्चंस को आप जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को जो है दोस्तों अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक क्लास को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ने का। तो फ्रेंड देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए MVVI क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो फ्रेंड फटाफट से इसका आंसर क्या लगता है आप यहाँ पे देखिएगा, इसको अच्छी तरीके से याद करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न देख रहा है कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान होता है। ठीक है, यानी कि जो कैंसर रोग होते हैं उसका इलाज के लिए वन यानी कि जंगल का क्या योगदान होता है। ठीक है, वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसका उत्तर जो ना कुछ शानदार तरीके से इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोस्तों, हिमालय के वन में चीड़ नामक एवं सदाबहार वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? हिमालय के वन में चीड़ नामक या एक सदाबहार वृक्ष पाया जाता है। कौन सा वृक्ष का यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, चीड़ नामक वृक्ष पाया जाता है। कहाँ पे? हिमालय के वन में सदाबहार वृक्ष पाया जाता है, जिसकी पत्ती, टहनी, छाल और जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है। एक तरह का केमिकल इससे प्राप्त किया जाता है। पत्ती हो गया, टहनी हो गया वृक्ष का, छाल हो गया और जड़ों से क्या पाया यहाँ पे निकाला जाता है, टेक्सोल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों, कैंसर का रोग के उपचार में कौन सा दवाई का उपयोग किया जाता है? टेक्सोल नामक दवाई होता है। ठीक है, इस टेक्सोल रसायन से निर्मित दवा कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, काफ़ी सरल यहाँ पे लिखा गया है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या लिखा हुआ है कि इस टेक्सोल रसायन से निर्मित दवा कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। बस इतना ही आपको लिख देना है। तो कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? तो हिमालय के वन में चीड़ नामक एक सदाबहार वृक्ष पाया जाता है, जिसके पत्ती, टहनी, छाल और जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है। इस टेक्सोल रसायन से निर्मित दवा कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। कैंसर रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो अब इस तरह लिखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकते, मेरा गारंटी है। और आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का। ध्यानपूर्वक क्लास को कीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण MVVI क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि विपक्षी दलों के कार्यों को लिखे। ठीक है, प्रश्न ये कराया कि विपक्षी दलों के कार्यों को लिखे, यानी कि जो विपक्षी दल है इसका मुख्य कार्य क्या क्या वही आपको लिखना है। तो चलिए दोस्तों, इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि विपक्षी दलों के कार्य निम्नलिखित है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, पहला पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना ना। यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि जनता की शिकायतों को सरकार के समक्ष रखना। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, दूसरा पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाकर, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव कदम उठाकर देश के विकास में सहायता करना तथा लोकतंत्र को सफल बनाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों
दोस्तों सरकार के साथ मिल करके सकारात्मक कदम उठा करके देश के विकास में सहायता करना तथा लोकतंत्र को सफल बनाना। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट में आपको लिख देना पड़ेगा, देखिएगा क्या करा है कि कानून निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ठीक है, कानून निर्माण में सदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। उसके बाद यहाँ पे चौथा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, चुनाव के बीच देखिएगा क्या है कि चुनाव के बीच सत्तारूढ़ दलों पर नियंत्रण रखना। ठीक है, तो इस तरह लेके आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, आपसे एक भी नंबर नहीं काट सकता। और उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होती रहती है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण MBBI क्वेश्चन है। तो फ्रेंड यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न क्या कराएगी, देखिएगा ध्यानपूर्वक प्रश्न ये कराएगी, अशिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है कैसे। अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभिशाप का अर्थ होता है चुनौती, मतलब अशिक्षा लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे, यानी कि अभिशाप है कैसे। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि शिक्षा का अभाव जो है ना लोकतंत्र के लिए क्या है दोस्तों, चुनौती है। अगर नागरिक अशिक्षित रहेंगे तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता है। नागरिक अगर क्या रहेंगे दोस्तों, अशिक्षित यानी कि अनपढ़ रहेंगे तो लोकतंत्र जो है ना सफल नहीं हो सकता है। शिक्षा अनेक अंदर जागरूकता पैदा करता है। ठीक है, यानी कि शिक्षा उनके अंदर क्या करता है दोस्तों, जागरूकता पैदा करता है। तो यहाँ पे शिक्षा लोकतंत्र के लिए अभिशाप है कैसे, तो शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। अगर नागरिक अशिक्षित रहेंगे तो लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और शिक्षा उनके अंदर जागरूकता पैदा करता है। उम्मीद करते ये सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि महापौर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं कि महापौर पर क्या लिखना है दोस्तों, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि नगर परिषद अपने सदस्यों के बीच से अपना महापौर और उप महापौर चुनती है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नगर परिषद अपने सदस्यों के बीच से अपना महापौर और उप महापौर को चुनती है। महापौर का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, महापौर नगर परिषद का सभापति होता है। ठीक है, यहाँ पे महापौर जो होते हैं ना दोस्तों, नगर परिषद का क्या होता है, सभापति होता है तथा नगर परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नगर परिषद की बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। महापौर नगर निगम, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, महापौर जो होते हैं ना नगर का प्रथम क्या माना जाता है, नागरिक माना जाता है। महापौर के अनुपस्थिति में नगर परिषद के सभी कार्य उप महापौर करते हैं। अगर महापौर अब्सेंट रहते हो, मौजूद नहीं रहते हैं, तो नगर परिषद के सभी कार्य कौन करते हैं दोस्तों, उप महापौर करते हैं ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं महापौर संक्षिप्त टिप्पणी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नगर परिषद अपने सदस्यों के बीच से अपना महापौर और उप महापौर को चुनती है। महापौर का जो कार्यकाल होता है कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है ना। महापौर नगर परिषद का सभापति होता है तथा नगर परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। महापौर नगर का, यहाँ पे देख सकते हैं कि महापौर नगर का प्रथम नागरिक माना जाता है। महापौर की अनुपस्थिति में नगर परिषद के सभी कार्य को कौन करते हैं, उप महापौर करते हैं। उम्मीद करते हैं भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। कुछ इस प्रकार लिखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड प्रश्न एक रहेगी, आपको बताना है कि योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो चलो दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। हेड मिनिस्टर यहाँ पे होगा, सॉरी, यहाँ पे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग का कामकाज एक उपाध्यक्ष की देख में रखी होती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि योजना आयोग का जो कामकाज होता है ना, एक उपाध्यक्ष की देख रेख में होता है, जिसके सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं ना, जिसके मदद के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि
यहाँ पे पहले योजना आयोग था, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया दोस्तों, नीति आयोग कर दिया गया। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये पूछे जा सकते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि योजना आयोग पर एक टिप्पणी लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और योजना आयोग का कामकाज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होती है, जिसकी सहायता के लिए 8 अन्य सदस्य होते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में अंतर लिखे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक तरफ क्या लिखेंगे दोस्तों, धात्विक खनिज लिखेंगे, और दूसरा तरफ यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अधात्विक खनिज लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इसे गलाने पर धातु प्राप्त होती है। अगर यहाँ पे धात्विक खनिज को गलाइएगा तो क्या प्राप्त होती है, मेटल यानी कि धातु प्राप्त होती है। और देखिएगा दोस्तों इसका फर्स्ट पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, इसे गलने पर धातु नहीं प्राप्त होती। अगर इसको आप अधात्विक खनिज को गलाइएगा तो इससे मेटल नहीं प्राप्त होगी, लेकिन धात्विक खनिज को गलाने पर क्या प्राप्त होती है, धातु प्राप्त होती है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, यह कठोर और चमकीले होते हैं। धात्विक खनिज जो प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है, मतलब धात्विक खनिज धातु मतलब जो होती है ना दोस्तों, धातु किससे प्राप्त होती है, धात्विक खनिज से प्राप्त होती है। और आपको पता होना चाहिए धातु क्या होती है दोस्तों, चमकीला होती है, चमकदार होती है, और कठोर यानी कि हार्ड होती है। और इसका दूसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, इसमें चमक नहीं होती है, यानी कि जो अधात्विक खनिज होती है ना दोस्तों इसमें चमक नहीं होती है। और यहाँ पे देखिएगा तीसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, ये प्राय अग्नीय चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। धात्विक खनिज कौन से चट्टानों में पाया जाता है, अग्नीय चट्टानों में पाया जाता है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, ये प्राय परतदार चट्टानों में पाया जाता है। अधात्विक खनिज कहाँ पे पाई जाती है, परतदार चट्टानों में पाई जाती है। और यहाँ पे चौथा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, इसे पीट कर तंतु निकाल सकते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज को हम लोग पीट करके क्या निकाल सकते हैं, तंतु निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा चौथा पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे पीट कर तंतु नहीं निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करती है सभी पॉइंट्स जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप सभी पॉइंट्स को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होती रहती है। यहाँ पे डेली क्लास कीजिए, प्रत्येक दिन क्लास कीजिए। और यहाँ पे जो सामाजिक विज्ञान का चौथा पार्ट में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न में जितने भी प्रश्न को यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए इस पार्ट में आपके लिए एक एक प्रश्न जो है ना MBBI वायरल प्रश्न है, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करने का, ठीक है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों उत्तर में कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि वैसा राज्य जिसमें किसी धर्म का विशेष प्राथमिकता ना देकर सभी धर्म को समान आधार प्राप्त होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे कि अपना देश जो है ना भारत, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म का विशेष को प्राथमिकता ना देकर सभी धर्म को समान आधार प्राप्त होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। यानी कि सभी को समान अधिकार, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम हो या फिर सिख हो या फिर ईसाई हो, सभी को एक समान अधिकार मिलता है, तो उसी को हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म का विशेष को प्राथमिकता ना देकर सभी धर्म को समान आधार प्राप्त होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये भी प्रश्न जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे, तो आप जो ना इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि रंग भेद नीति किसे कहते हैं, यानी रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं, यानी कि रंग भेद नीति किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या करा है कि रंग भेद का अर्थ है
चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना ना। यहाँ पे देख सकते हैं रंगभेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना। यहाँ पे देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी। देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार में बहुसंख्यक काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जिसे रंगभेद की नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रंगभेद की नीति किसको कहेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा रंगभेद का जो सही और सटीक अर्थ होता है चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी, जिसे रंगभेद की नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की है। ठीक है, यानी कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था जो होती है ना किस प्रकार की, वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इसका उत्तर जो ना कुछ शानदार तरीके से लिखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार मतलब कितने प्रकार की, वही आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपका कितने प्रकार की होगी वही आपको बताना है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था है। तो सबसे पहला होता है दोस्तों ग्राम पंचायत, क्या होता है ग्राम पंचायत। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पंचायत समिति होता है। उसके बाद तीसरा जो होता है दोस्तों जिला परिषद होता है ना। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है ग्राम पंचायत, फिर यहाँ पे पंचायत समिति होती है, फिर जिला परिषद होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सांप्रदायिकता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना दोस्तों, सांप्रदायिकता क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो है कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को छोटा एवं अपने धर्म को सर्वोच्च समझने लगते हैं, तो इस समाज में धार्मिक आधार पर दूरी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता क्या होती है, समाज में जो ना एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को क्या करने लगते हैं, छोटा समझने लगते हैं, और अपने धर्म को क्या करते हैं, बहुत ही अच्छा मानने लगते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो समाज में धार्मिक आधार पर दूरी बढ़ने लगते हैं। ठीक है, धार्मिक आधार पर क्या बढ़ने लगते हैं दोस्तों, दूरी बढ़ने लगते हैं। इसी अवधारणा को सांप्रदायिकता कहा जाता है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता किसको कहेंगे, जब समाज में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को क्या समझने लगते हैं, छोटा समझने लगते हैं। ठीक है, एवं धर्म को सर्वोच्च समझने लगते हैं, तो समाज में धार्मिक आधार पर दूरी बढ़ने लगती है। इसी अवधारणा को हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ठीक है, सांप्रदायिकता जो होती है ना दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र के लिए क्या होती है, लोकतंत्र के लिए क्या होती है, खतरनाक माना जाता है, डेंजर माना जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो ना टोटली यहाँ पे 10% आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, और यहाँ पे 10 का 10% को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और आपको पता होना चाहिए कि क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे 50 MB है, लघु 3% यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी पार्ट को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में जो ना दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 50% में से ही रहेंगे, मेरा गारंटी है। तो आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को जो ना दोस्तों अच्छी तरीके से याद करने का। ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होते रहती है। और दोस्तों इस वीडियो को जो है ना आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। और जो भी विद्यार्थी को अभी तक हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो एक बार जो है ना आप दोबारा हाई कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली मैसेज पहुंच जाएगा, और उसमें क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा सेव कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं ऊपर में 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिएगा। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, या फिर बोलिए हाई, तो आप जो है ना ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जो भी विद्यार्थी अभी तक नहीं जुड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैसेज कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों का यहाँ पे जो है ना मैसेज डिलीट हो चुका है, तो इसी की वजह से उसको जो है ना वो ग्रुप में नहीं जुड़ पा रही है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे दोबारा मैसेज कीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी विद्यार्थी जो ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। और जो भी विद्यार्थी नए हैं,
जिस भी स्टूडेंट को क्लास का टाइम पता नहीं है तो क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए। डेली यहाँ पे 1 बजे दोपहर में क्लास होती है जो कि काफ़ी धमाकेदार क्लास होती है, और शाम 6 बजे क्लास होती है, और दोस्तों रात्रि 9 बजे क्लास होती है। तो ये सभी क्लास को जो ना दोस्तों आपको डेली प्रत्येक दिन करते रहना है, ठीक है। तो फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।